मेरा नाम रूबी है। आज मैं आप लोगों को अपनी आंखों से हुए एक धोखे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी आंखों का यह धोखा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया था। मेरी ननद सोनिया बहुत शरीफ थी और बहुत सीधी सादी लड़की थी। जब भी उसका कोई रिश्ता आता तो वह बहुत खुश होती थी। जब लड़के वाले उसे देखने आते तो वह फटे पुराने से कपड़े पहनकर और अजीब सी हालत बनाकर लड़के वालों के सामने आ जाती थी। इस बार जो रिश्ता आया था, लड़के ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और जैसे ही मेरी ननद की शादी हुई, यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई कि उसका पति तो एक भिखारी था। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और मम्मी पापा के वादे के मुताबिक अगर मैंने टॉप किया तो मेरे पापा मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देंगे और इसी खुशी की वजह से मेरे पाँव के जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कॉलेज से आते ही मुझे बस अपने पापा को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कब तक वह अपनी दुकान से वापस आएंगे और कब मैं उनको यह गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा काम से लौट आए थे। अपने पापा की लाडली थी और उनकी छोटी बेटी थी। मेरे दो भैया थे और मेरी दो बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बड़े भैया की भी शादी हो चुकी थी। अभी एक छोटे भैया और मैं थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दो भाई बहन कुंवारे थे, प्यार किया करते थे। जैसे ही हम अपने कमरे से निकालकर नीचे हाल में पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे भैया आए थे, जिनकी आवाज़ को मैं पापा समझ रही थी। मैंने भैया से कुछ नहीं कहा और खामोश रही। मेरे भैया समझ गए थे कि मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए वह अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दरवाज़ा बंद करके मम्मी के कमरे की तरफ चले गए थे और मुझसे चाय बनाने को कह गए थे। तो मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। जब चाय लेकर मैं मम्मी के कमरे में गई तो भैया से पापा के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे बार बार पूछने पर वह मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझसे पापा के बारे में नहीं बता रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में आकर उनसे पापा के बारे में पूछा, भैया आप क्यों मजाक कर रहे हो? बताते क्यों नहीं हो पापा कहाँ है और इतनी देर क्यों हो गई है? पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो भैया मम्मी की तरफ देखकर हंसने लगे, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, रूबी आज दुकान पर कस्टमर ज्यादा है इसलिए पापा आज थोड़ा लेट आएंगे। जाओ तुम खाना खाकर सो जाओ और तुम्हें नींद आ रही होगी। भैया ने यह बात इतनी सीरियस होकर कही कि ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात पर यकीन करना पड़ गया था और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा जाकर मम्मी के कमरे में भैया और मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी और भैया मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे। कहने लगे, क्या हुआ? सो जाओ जाकर, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही? मैंने तुमसे कहा तो है पापा आज लेट आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। मैं आप लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर पापा का इंतजार कर लेती हूँ। इतनी ही देर में दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं फौरन ही भागकर दरवाजे खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही मेरे पापा मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख रहे थे। उन्होंने देखकर खुश हो गई और फौरन उनके गले से लग गई। वह भी मुझे देखकर हंस पड़े, जैसे उन्हें पता था कि मैं उनके इंतजार में थी और मैं ही दरवाजा खोलने वाली हूँ। मैंने अपनी खुशी की वजह अपने पापा को बता दी। वो भी बड़ी खामोशी से मेरी बात को सुन रहे थे। शायद उन्हें पता था कि मुझे यही बात उनसे करनी थी। मैंने पापा को अंदर बुलाया और उनसे कहने लगी, पापा आज तो आप लेट आने वाले थे। पापा कहने लगे, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैंने कहा ऐसा तो मुझे भैया बता रहे थे। भैया पापा को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, पापा मैं रूबी के साथ मजाक कर रहा था। मैंने पापा को यही शर्त लगी हुई थी कि अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो पापा मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। अब पापा को अपनी शर्त पूरी कर दी थी, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और पापा ही मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर आते थे और यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चले जाते थे। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी। धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। मेरा आखिरी साल चल रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक लड़के के साथ हो गई। वह देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसने बातों ही बातों में फ्रेंडशिप कर ली और हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज हमारी फेयरवेल पार्टी थी और उस दिन मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और कहा था कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता है। उस लड़के का नाम पराग था। मैंने पराग से 2-3 दिन का टाइम मांगा था क्योंकि मुझे अभी इस बारे में सोचना था और अपनी फैमिली को भी तैयार करना था। घर आकर मैं नहीं
सोचने लगी। अपनी मम्मी को इस बारे में बात की थी। मेरी मम्मी ने इस बारे में पापा को बात करके जवाब देने के लिए कहा था। सारी रात बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी कि ना जाने मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। पापा और भैया मेरे कमरे में ही आ गए और मुझे बड़ी हैरानी की नज़रों से देखने लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सुबह उठते ही अपने पापा से नहीं मिलती थी, तो आज कैसे मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। पापा मेरा इंतजार करते करते मेरे कमरे में आ गए थे, क्योंकि उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी जाना होता था। पापा ने मुझसे कहा, क्या हुआ रूबी, आज तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, जबकि तुम तो रोज 7 बजे उठ जाती हो। पापा और भैया के पीछे पीछे मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने हैरान होते हुए मम्मी की तरफ देखा। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने पापा से कहा, मेरी आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। पापा ने कहा, यह कोई गलत बात नहीं है बेटी, तुमने हमें अपनी पसंद के बारे में बताया, यह अच्छी बात है। बच्चों को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद के बारे में अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए। तुम उस लड़के को कॉल करो और उससे कहो कि इस संडे को अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर भेज दे। मैं इस बात पर बहुत खुश हुई थी और झट से अपने पापा को गले लगा लिया था और पराग की फैमिली ने भी मुझे बहुत पसंद कर लिया था। दोनों फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरी ससुराल में मेरी सास थी। मेरे पति के और पापा की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी। पराग की एक जवान बहन भी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। पराग की माँ बीमार रहती थी, जबकि पराग की बहन सोनिया शादी के बाद मेरी बहन बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मेरे पति की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरी सास हमेशा मुझे दुआएं देती थी और ननद हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। मेरी सास और ननद बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसी मेरी सास और ननद है, भगवान ऐसी ननद सबके साथ सबको मिले। मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और मेरी ननद ने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। मेरी ननद बहुत शरीफ लड़की थी। वो हमेशा से ही अपने भाई के साथ ही कॉलेज जाती थी, उसके साथ ही कॉलेज से वापस आती थी। वह घर से भी ज़्यादा नहीं निकलती थी और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मैंने उसके अंदर कभी कोई गलत हरकत नहीं देखी थी। वह बहुत ही अच्छी, सुलझी और समझदार लड़की थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मेरे पति को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी, लेकिन अभी हमने उसकी शादी के बारे में सोचा ही था कि मेरी सास की अचानक तबीयत खराब हुई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह सदमा हमारे दिल के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी सास की ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। मेरे पति ने अपनी मां की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मौत के 1 महीने बाद ही अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं और मेरे पति आजकल अपनी ननद के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। मेरी ननद के लिए जो भी रिश्ता आता वह घबरा जाती थी। वो बहुत सीधी थी। उसने कभी दुनिया की लड़कियों जैसा फैशन भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वह मेकअप करना भी नहीं जानती थी। वो सिंपल ही लड़के वालों के सामने बैठ जाती थी और बहुत ही पुराने कपड़े पहन लेती थी और ऐसी हालत में उसकी खूबसूरती कहीं छुप जाती थी और फिर लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके चले जाते थे। मगर इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने देखते ही मेरी ननद को पसंद कर लिया था और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हमें भी लड़का और उसकी फैमिली पसंद थी और किसी तरह से मेरी ननद की शादी हो गई और मेरे पति अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए थे और वो अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन मैं मंदिर गई थी तो मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी ननद के पति को देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ लोगों से भीख मांग रहा था और आते जाते लोग उनको पैसे दे रहे थे और मेरी ननद का पति बड़ी खुशी और सुकून के साथ लोगों को से भीख मांग रहा था। कोई भी देखने वाला उनको भिखारी ही बता सकता था। मैं सड़क पार करके मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे पति की कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी घर पर आ जाओ, घर पर मेहमान आए हैं। कॉल से ध्यान हटाकर मैं सीधा पहले अपनी ननद के पति की तरफ जाने लगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हमारी इज्जत नीलाम कर रहे थे।
मैं बहुत गुस्से में उनकी तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वह वहां से जा चुका था। मैं रिक्शा करके जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी ताकि इस बारे में पराग से बता सकूं। यही सोचते हुए मैं घर पहुंची तो घर के अंदर से मेरे पति की हंसने की आवाजें आ रही थी। इसका मतलब था कि घर पर मेहमान आ चुके थे। तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ गई और अपना हुलिया ठीक करके मेहमानों के पास चली गई। लेकिन वहां मौजूद मेहमान को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, मेरी ननद का पति मेरे पति से बातें करने में बहुत बिजी था। मुझे देखकर हमेशा की तरह उसने इज्जत के साथ मुझे नमस्कार किया और वहां पर मेरी ननद भी मौजूद थी। वह भी मुझे देखते ही खड़े होकर मुझे गले लग गई, जबकि मैं अभी तक शौक में थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपनी ननद के पति को भिखारी के रूप में देखा था, जबकि वही मेरा नंदोई अच्छे हुलिये में मेरे सामने बैठा हुआ था। हमेशा की तरह बहुत अच्छे से और इज्जत के तरीके से वह हम लोगों से बातें कर रहा था और मेरी ननद के चेहरे की खुशी देखकर भी नहीं लगता था कि उसका पति भिखारी हो सकता है। अपना बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार और बहुत सारे सोने के जेवरात पहने हुए उसे देखकर नहीं लगता था कि वह अपनी ससुराल में खुश नहीं है। लेकिन मैं उस इंसान की शक्ल को नहीं भूल पा रही थी जिसकी मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किसको देखा था। मैं ऐसी हालत में भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे पति को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खामोश हूँ। मेरी ननद और उसके पति को हमारे घर आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक कंफ्यूज से नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि कहीं वह मेरे नंदोई का ट्वीन तो नहीं है। मेरी ननद के घर से जाते ही मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुनकर मुझे देखकर खूब हंसने लगे, जबकि मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वह मेरी बातों से साफ इनकार कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, और मैं भी इस बात को अपना वहम समझकर भूल गई थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए, अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरी ननद भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन 1 साल बाद यह कहानी फिर से दोहराई गई। मेरी ननद और उसके पति की एनिवर्सरी थी और उसने हमें इनवाइट किया था। मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी ताकि अपनी ननद के लिए गिफ्ट ला सकूं, और घर वापस लौटने से पहले मैंने ड्राइवर से मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा। मैं रोज प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी, क्योंकि मेरी शादी को काफी टाइम हो गया था। अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं आज मंदिर में भिखारियों को खाना बांटने के लिए गई थी। वहां पर सारे भिखारी लाइन में बैठे हुए थे और मैं उन सबको अपने हाथों से खाना दे रही थी और साथ साथ अपनी औलाद की खुशी देखने के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कह रही थी। लेकिन जब मैं आखिरी में एक भिखारी को खाने की प्लेट देने लगी तो वही भिखारी मेरी ननद का पति था। सबसे पहले मैं उससे कुछ कहती, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, वह मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत दिनों बाद मिली थी, इसलिए मेरी लाइफ के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी बातों में लग गई थी कि लेकिन उसके जाते ही जैसे मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। यहाँ पर कोई भिखारी नहीं था, सारे भिखारी यहाँ से जा चुके थे। मैं वहां पर खड़े होकर अपने नंदोई को ढूंढने लगी थी, जो भिखारी के रूप में था। 1 डेढ़ घंटा लगातार मैंने उसको पूरे मंदिर में तलाश किया, लेकिन वह मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। उसके बाद मैं थक हार कर अपने घर को वापस लौट आई, मगर मेरा दिमाग अभी भी कंफ्यूज हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि 1 साल पहले भी मेरे साथ यही सब कुछ हो चुका था। मेरी ननद का पति, जिसको मैंने भिखारी की हालत में देखा था, आज फिर वही भिखारी था जो मेरा नंदोई था। और आज मैंने अपने पति को इस बारे में क्लियरली बात करने का फैसला कर लिया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई टहल रही थी। जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल हुए, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं चेहरे से परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि क्या हुआ, क्यों टहल रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने अपने हाथ में अपने पति का बैग पकड़ा और अपने पति को आज की हुई सारी बात बता दी। वो एक बार फिर उस बात को मेरा वहम का कर टाल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि वह रोज घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो रास्ते में उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा जैसा मुझे दिखाई देता है। अगर उनकी बहन का पति भिखारी है तो किसी और को क्यों नहीं नजर आता।
और उनकी उसकी बात ने मुझे शौक में कर दिया था। मैंने नौकरानी को खाना लगाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने पति को इस बात से एग्री थी कि मेरे सिवा किसी ने भी मेरी ननद के पति को भिखारी के रूप में नहीं देखा था। लेकिन भिखारी तो हर जगह घूमते हैं, तो मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए भी मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। फिर नौकरानी से मैं चाय बनाने को कहा। मेरे और मेरे पति के लिए कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। मैंने अपनी ननद के घर में एनिवर्सरी में ले जाने के लिए जितनी भी शॉपिंग की थी वह सारी अपने पति को दिखाने लगी। कल हम लोगों को अपनी ननद के घर एनिवर्सरी में जाना था। हम दोनों बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे। अगले ही दिन शाम के टाइम पर हम लोग कार से अपनी ननद के घर जाने के लिए निकल गए थे, तो सामने फिर से मैंने इस भिखारी को देखा जो मेरे ननद के पति जैसा लग रहा था। दोबारा से उसको देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो दूसरे भिखारियों के साथ खड़ा हुआ भीख मांग रहा था। तो मैंने जल्द से अपने पति को इशारा करते हुए दिखाया जहां पर वह भिखारी खड़े हुए थे। जब मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा तो मैं भी हैरान रह गई कि वहां पर तो कोई भी नहीं था, जबकि कुछ देर पहले भिखारियों का पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था। मेरे पति कहने लगे, रूबी लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी हो। इस बात को लेकर यह बात कहते हुए मेरे पति ने कार आगे बढ़ा ली, क्योंकि हमें जाने में लेट हो रहा था और मेरे दिमाग में यकीन हो चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और इस बात के बारे में मैं जानकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यही सब सोचते सोचते रास्ता पूरा हो गया था और मेरी ननद का घर आ गया था। मेरी ननद के घर पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। उसका बहुत बड़ा बंगला था जिसमें नौकर काम किया करते थे। उसके घर और उसकी फैमिली को देखकर नहीं लगता था कि यह किसी भिखारी का घर है या किसी भिखारी की फैमिली है। मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास था कि मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात को बार बार नहीं झूठ ला सकती थी और अब मुझे सच्चाई जानकर ही रहनी थी। मेरे पति ने अचानक ही मुझे हाथ से हिलाया तो मैं होश में आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, कार से उतरने के लिए कहा। कहने लगे, रूबी ना जाने तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो, चलो हम लोगों को भी अंदर जाना है, लेट हो रहा है। उन्होंने जब मुझे मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी उन्हें मुस्कुराकर देखने लगी और कार से उतर गई और हम लोग बंगले के अंदर चले गए। मेरी ननद बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा जेवर पहना हुआ था और वह बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। अपनी ननद के चेहरे की खुशी देखकर थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद वहां पर केक कट गया था। मेरी ननद का ससुराल काफी बड़ा था और उसने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया था। हर कोई वहां पर मेरी ननद की खूबसूरती और उसकी आदत के बारे में तारीफ कर रहे थे और साथ ही साथ उसके पति की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। यह बातें सुनकर मुझे और मेरे पति को बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरी ननद बहुत किस्मत वाली है जो उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। अभी हम लोग केक कट करने के बाद फ्री ही हुए थे कि इतनी देर में मैंने अपने नंदोई को घर के बैक साइड में जाते हुए देखा। मैं न चाहते हुए भी अपनी ननद के पति का पीछा करने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो हैरान रह गई कि यह भिखारियों का ग्रुप था जिसको मैं हर बार देखा करती थी। उनके सामने खड़े होकर मेरी ननद का पति उन लोगों को खाना सर्व कर रहा था। वह लोगों को बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रहा था, जैसे वे कोई लोग कोई भिखारी नहीं बल्कि बहुत बड़े लोग हो। मैं यही सोच रही थी कि मैं इस बारे में अपनी ननद के पति से पूछ लूं, लेकिन फिर मेरे दिल में यह ख्याल भी आता कि कहीं उनको बुरा न लग जाए, उसे ऐसा न लगे कि भाभी शक कर रही है। यह सोचकर मैं पीछे पलटने लगी तो उसी वक्त मेरे नंदोई ने पीछे पलटकर देखा तो मैं हैरान रह गई कि जबकि मेरा नंदोई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। वो कहने लगा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था तो मैंने सोचा यहीं कहीं ठहर लेती हूँ। मैंने झूठ बोलते हुए अपने मतलब की बात पूछी, कहीं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और यह लोग कौन है? तो मेरी ननद के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी यह लोग भिखारी हैं, यह इन गरीबों का हक है। अगर हम इन्हें भूल जाएंगे तो हमारे देश से गरीबी कभी नहीं मिटती। जब हम भी अपनी खुशियों में इन गरीब लोगों को याद नहीं रखेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा। हमें तो इस देश से गरीबी को खत्म करना चाहिए, लेकिन हमें भूखे गरीब लोगों की मदद नहीं करके अपने देश में गरीबों को
और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमें तो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने सुख दुख में इन लोगों को शामिल करना चाहिए और इन लोगों को पेट भरकर खाना खिलाना चाहिए। इनकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। भाभी, मुझे गरीबों को खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। पेट भरकर सोता है। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो फिर क्यों न मैं इन गरीबों की मदद करूं। यही वजह है कि मैं अपने सुख दुख में इन लोगों को याद करना नहीं भूलता। मेरी ननद के पति ने मेरी आंखें खोल दी थी। आखिर वह ठीक ही तो कह रहे थे। जब तक हम इस देश से गरीबों को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक गरीबी हमारे देश को ही खत्म नहीं होगी। मुझे तो उसके सामने खड़े हुए बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो उसके खिलाफ कुछ और ही चल रहा था कि मैंने किसी नेक इंसान के लिए अपने दिमाग में घटिया सोच रखी थी। फिर मैं मुस्कुराकर वहां से चली गई। मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई। तो सब मेरी फिक्र में पागल होने लगे। मेरी ननद के पति ने जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुलाया, जबकि मेरी ननद और उनकी ननद मेरे हाथ पैर सहला रही थी और मेरे पति टेंशन से इधर उधर टहल रहे थे। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई कि जिसे सुनकर जितने भी लोग वहां पर टेंशन में थे सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मेरे पति भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लो भी बताया और मुझे आराम करने के लिए कहा गया। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था और मुझे नींद पूरी करने के लिए कहा था। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं सो गई थी और मैं बहुत देर बाद जागी थी, जिसकी वजह से उस रात मुझे अपनी ननद के घर ही रुकना पड़ गया था। उस रात मेरी ननद और उसके ससुराल वालों ने हमारी खूब खातिरदारी की थी। काफ़ी टाइम तक तो सब लोग आपस में बातें करते रहे और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 3:30 बज रहे थे जब मेरी प्यास की वजह से आँख खुली तो मैंने इधर उधर देखा। मैं जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। हल्की हल्की रोशनी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अपने बराबर में अपने पति को सोता हुआ देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। तो पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं यहीं पर सो गई थी और उस टाइम मैं अपने घर नहीं बल्कि अपनी ननद के घर पर हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। साइड टेबल पर जग रखा हुआ था, लेकिन उसमें भी पानी नहीं था। शायद रखना भूल गए थे होंगे। मैंने सोचा अपने पति से पानी लाने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने उनको उठाना बेहतर नहीं समझा। सोचा कि मैं खुद ही जाकर पानी ले आती हूँ। धीरे धीरे चलकर मैं कमरे से निकल गई और थोड़ी ही दूर पर मुझे किचन नजर आ गया। मैंने जल्दी से पानी पी लिया और कमरे की तरफ आने लगी। तभी अचानक मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। यह मेरी ननद का कमरा था। वो दोनों पति पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मेरी ननद अपने पति से कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया था। तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की थी। मुझे उन लोगों की बातें तो नहीं सुननी चाहिए थी, यह गलत था, लेकिन जो मैंने सुना वह बहुत हैरत में डालने वाली बात थी। वो अपने पति से कह रही थी कि आप प्लीज जल्दी से घर आ जाया करो, मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। मेरी ननद अपने पति से यह बात कह रही थी। वो कहने लगा, सोनिया, तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो, तुम ज्यादा देर तक मेरा वेट मत किया करो और सो जाया करो। मेरा तो यह रोज का ही काम है, आखिर तुम कब तक मेरा इंतजार करती रहोगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे देर हो जाती है, तो तुम परेशान मत हुआ करो। मेरी ननद अपने पति की बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने पति से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है भाभी को आप पर शक हो गया है, तो आप उनके सामने थोड़ी सावधानी बरता करो। उसके पति ने कहा, ठीक है, अब काफी रात हो चुकी है, सो जाते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद कर ली थी और मैं भी कमरे की तरफ आ गई थी। अब मेरी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। न जाने यह लोग क्या छुपा रहे थे और मुझे अपनी ननद के फ्यूचर की फिक्र हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शक वाली बात क्यों कर रही थी। उसी ने मुझे बहुत ज्यादा फिक्र की हो रही थी। आखिर यह लोग मुझे कुछ न कुछ तो छुपा रहे थे। थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही और उसके बाद मैं सो गई। सुबह हम लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे।
मैं बड़ी गौर से अपने नंदोई की तरफ देख रही थी, उसकी बातें नोटिस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति ने कहा कि रूबी, तुम्हें अब अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं अपने पति की बात पर मुस्कुरा दी थी, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन सबके कहने के मुताबिक मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा रही थी। नाश्ते के बाद मेरे पति ने मुझसे घर चलने के लिए कहा, जबकि मुझे यहाँ पर रुककर सच्चाई का पता लगाना था और मैं यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पर रुकने के लिए कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक मेरी ननद बोल पड़ी और मेरे पति से कहने लगी, आज रात तक और भाभी को यहाँ पर रुकने दीजिए। अब तो आप घर जाते ही ऑफिस चले जाओगे तो भाभी घर पर अकेली रह जाएगी। आप भाभी को यहीं रहने दो। रात के जब आप ऑफिस से घर जाओगे तो भाभी को लेते चले जाना। मेरी हालत देखते हुए मेरे पति इस बात पर एग्री हो गए और मैं अपनी ननद के घर पर रात तक और रुक गई थी। मेरी ननद की नंदे और जेठानियां भी वहां पर रुकी हुई थी। मेरी ननद का पति अपने सब भाई बहन से छोटा था और अपनी पूरी फैमिली का लाडला था। मेरी ननद मुझे आराम करने के लिए कमरे में ले गई। मेरी ननद मुझे कमरे में छोड़कर आराम करने को कहकर खुद बाहर चली गई। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं किस तरह से सच्चाई का पता लगा सकूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात तक का ही टाइम था। लेकिन सुबह के 11 बज रहे थे। मैं लास्ट टाइम अपने नंदोई को सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर देखा था और अभी तक वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था और यही बात मुझे बड़ा परेशान कर रही थी। आखिर वह कहाँ पर है? यही सब सोचते हुए मैं बेड से उतरकर टहल रही थी और मैं खिड़की में खड़ी हो गई। मुझे मेरा नंदोई घर के बैक साइड की तरफ दिख रहा था और साथ में उसके साथ वही भिखारी ग्रुप भी मौजूद था। मगर आज उन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो लोग एक कमरे के अंदर चले गए और मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और चुपचाप खड़े हुए वहां से सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद जब वह लोग कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब वो लोग बाहर, सब लोग लाइन, भिखारी के कपड़े पहने हुए थे और सब लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन मेरा नंदोई उन लोगों को कुछ समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन लोगों को किसी चीज की ट्रेनिंग दे रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा था। वो उन्हें किस परफेक्ट ट्रेनर की तरह समझा रहा था और वो उनकी बात मान भी रहे थे। दूर होने की वजह से ज्यादा समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। अब मेरा नंदोई हाथ में मैप लेकर उन्हें कुछ समझा रहा था। वो शायद उनका काम करने का तरीका समझा रहा था। लगभग आधा घंटा मेरी नजरों ने उन्हें ट्रेनिंग दी, जबकि मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि अभी उसकी सारी सच्चाई सबके सामने खोल दूं, जो अमीर और जवान होने के बावजूद लोगों को लूट रहा था। वो लोग जो अपने अपने हुलिये बदल कर दूसरे दरवाजे से निकलकर बड़ी वैन में बैठकर चले गए, तो मैं भी वहां से हटकर और बेड पर आकर लेट गई। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे सर में दर्द और भी ज्यादा होने लगा था। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मेरे ननद अपने पति का कैसे साथ दे रही है। अभी तक यही सब सोच रही थी कि और सोचते सोचते ही सो गई। लगभग 1 घंटे तक मैं कमरे में लेटी सोती रही। जब मुझे जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो मेरी आंखें खुली और मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और सामने जो हो रहा था वह देखकर मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी ननद बेहोश पड़ी हुई थी और सारे घर वाले रो रहे थे। मैं जल्दी से अपनी ननद के करीब गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बेहोश कैसे हो गई? तो उसके ससुराल वालों ने बताया, जहाँ इसका पति काम करता है वहाँ की फैक्ट्री में आग लग गई है। यह बात सुनते ही मेरे कदमों के तले जमीन निकल गई। कुछ ही देर पहले हंसी मजाक से भरा घर गम में बदल गया था, जबकि मुझमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं कि आपका बेटा काम फैक्ट्री नहीं बल्कि भीख मांगने के लिए करता था। मेरे पति भी यह खबर सुनकर ऑफिस से सीधे घर ननद के घर चले आए और अपनी बहन की हालत देखकर उनकी भी हालत नाजुक हो गई। सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि खबर यह मिली थी कि मेरी ननद के पति की डेथ हो गई थी। मेरी ननद का पति सब बहन भाइयों में सबसे छोटा और अपनी माँ का लाडला बेटा था। छोटा होने के बावजूद भी उसके घर वालों का कहना था कि वह बहुत समझदार था। मेरी ननद के ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरी ननद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी और इस बंगले के अलावा और भी उनके काफी सारे घर थे और गांव में जमीन पड़ी हुई थी। सुनने में ही आया था कि मेरी ननद का पति बहुत अच्छी कमाई करता था। हमें रिश्ता करने
करते टाइम तो फैक्ट्री का मैनेजर होने के बारे में बताया था और देखने में भी उसकी फैमिली पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी और मेरी ननद को भी अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे, मगर शायद उनके पति की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। बेचारी इतनी जल्दी विधवा हो गई, रात का टाइम होने वाला था, लेकिन मेरी ननद के पति का अभी तक कोई पता नहीं चला। वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि लोगों का कहना था कि वह मर गए हैं। मेरी ननद रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। सब लोग को बहुत ज्यादा बुरी तरह से रो रहे थे। रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरे ननद के पति का अभी तक कोई पता नहीं चला था। तभी बाहर से आते लोगों ने सबका ध्यान बटा दिया था। जो सब ने देखा वह सब लोग देखते ही रह गए और देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने ही मेरी ननद का पति और उसके साथ काफी सारे लोग जो भिखारी बनकर उसके साथ गए थे, वह भी उसके पीछे ही खड़े थे, जबकि हम सब आंखें बढ़कर उनको देख रहे थे कि यह हकीकत है या सपना। सबसे पहले मेरी ननद ने दौड़कर अपने पति को गले लग गई और अपने पति को कोशिश कर रही थी कि छू छू कर यकीन करने की कोशिश करे उसके सामने उसका पति ही खड़ा है या फिर उसकी आंखों का धोखा है। जबकि मेरे नंदोई ने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह उसका अपना पति है। फिर सब लोग मेरे नंदोई के करीब गए और उनसे हाल पूछने लगे। मैं भी अपने नंदोई की तरफ गई और बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, तो वो सबको अपने पास बैठकर साथ होने वाले हादसे के बारे में बताने लगे। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, भाभी मैं जानता हूँ आप पहले दिन से ही मुझ पर शक कर रही हैं कि कैसे मैंने आपकी ननद को पसंद कर लिया है, जबकि दूसरे लोग आपकी ननद के सादेपन को देखकर इनकार कर दिया करते थे। जब मैंने आपकी ननद को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे सिंपल लड़की की तलाश थी जो सीधी सादी और मासूम सी हो, जो दुनिया के दिखावे से बिल्कुल अलग हो। लेकिन जब मैं पहली बार देखा तो उसकी तरफ देखते अट्रैक्ट होता चला गया। मुझे हमेशा ही ऐसी लड़की की तलाश थी और वह सारी क्वालिटीज मेरी पत्नी के अंदर मौजूद है। तभी मैंने सोनिया को पसंद किया। यही वजह है कि मैंने देखते ही सोनिया से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि सोनिया जैसी प्यार करने वाली सादी और मासूम सी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे कई बार सड़क पर और मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी के रूप में देखा था, मगर मैं तो मजबूर था, क्योंकि उस टाइम मैं ड्यूटी पर होता था। कुछ लोग भिखारी के भेष में छोटे मासूम बच्चों को पकड़ रहे थे, जिनका हमें 1 साल पहले पता लगा लिया था, लेकिन उनके गैंग के अभी कुछ लोग बाकी रह गए थे, जिनको अब हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में मुझे अपनी ऑफिसर्स के साथ मिलकर उनके जैसे ही हुलिये में उनकी तलाश करनी थी और उनको सजा दिलवानी थी, जो छोटे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और आज शाम ही हमें पता चला कि एक स्कूल है जहां पर वह लोग बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। आप लोगों को गलत खबर मिली थी कि फैक्ट्री में आग लग गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग उनका पीछा करते हुए जब उनके अड्डे पर पहुंचे थे, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे साथियों ने जैसे तैसे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था और अब वो लोग जेल में हैं। मेरी गलती रही भाभी, मैंने आप लोगों को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, जबकि मेरी पत्नी इस बारे में सब जानती है। मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता था, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे परिवार की ताक में लगे रहते हैं। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे नंदोई ने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई कि कैसे अपने नंदोई पर शक किया। वह तो एक सीआईडी ऑफिसर हैं और मैंने इतने होनहार ऑफिसर पर शक किया, मगर मैं अपनी ननद के लिए फिक्रमंद हो रही थी। शायद यह इसलिए लेकिन अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। उन बच्चों के मुजरिम भी पकड़े गए थे और यहाँ पर मेरा नंदोई सही सलामत हमारे सामने बैठा हुआ था और मेरी कन्फ्यूजन भी खत्म हो गई थी। मुझे अपने नंदोई पर बहुत गर्व हो रहा था और अपनी ननद की जिंदगी पर खुशी हो रही थी कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए बहुत प्यारे रिश्ते मिले हैं और आखिरकार भगवान ने मुझे शादी से इतने सालों बाद एक औलाद की खुशी भी दिखा दी थी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और मैं अपनी बेटी के भाग्य की हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसी प्यार करने वाली ससुराल मुझे मिली और मेरी ननद को मिली, ऐसी ससुराल हर बेटी को मिले और हर लड़की की जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वो आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि